अगर कांग्रेस सरकार हमको प्रत्याशी बनाया जाता और हमारी विजय होती है तो हम यहाँ पे कम से कम 50,000 लोगों को रोज़गार देंगे और पलायन को रोकेंगे। 50,000 रोजगार एक बहुत बड़ी मात्रा होती है, कैसे आप दिला पाएंगे? यहाँ खनिज का भंडार है, खनिज के अलावा दूसरा रोज़गार का कोई साधन नहीं है, खनिज का दोहन होगा। आपके जो कांग्रेस में ऑलरेडी गुटबाजी भी देखने को मिलती है, इसे कैसे निराकरण करते हैं? कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, टिकट मांगने के लिए गुटबाजी है। इसके बाद जिसको भी टिकट मिल जाएगी गुटबाजी खत्म हो जाएगी। जो खदान देने की आपने बात कही, तो खदान कैसे? हीरा खदान में हीरा खदान के पट्टे भी दिए जाएंगे, पत्थर खदान के भी पट्टे दिए जाएंगे। यहाँ फॉरेस्ट का कोई इशू नहीं है, फॉरेस्ट का ज़बरदस्ती इशू है। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे राजस्व की ज़मीन है, फॉरेस्ट वाले अतिक्रमण किए हुए हैं और ज़बरदस्ती उसको फॉरेस्ट बता रहे हैं, जबकि वो फॉरेस्ट नहीं है। फॉरेस्ट में एक धारा होती है, धारा 4 का नोटिफिकेशन जो होता है उसके अंतर्गत नोटिफिकेशन में नहीं है, वो राजस्व की भूमि है और राजस्व पे खदान मिल सकती है। हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि हर एक बेरोजगार व्यक्ति को 1 हेक्टेयर की खदान मिलेगी, जिसकी अवधि 30 साल तक के लिए होती है और उसकी एक नौकरी के बराबर होती है, उसकी लाइफ उसमें निकल जाएगी। 24 घंटे में क्या 1 महीने के अंदर खदानें खुल जाएंगी। जब फॉरेस्ट है ही नहीं, माननीय एक्ट में केवल एक लाइन लिखी है कि खदान सैंक्शन करने के पहले ये सुनिश्चित करना है कि 1980 का उल्लंघन तो नहीं हो रहा। जब आपने भी कुछ दिनों में देखा होगा कि बड़े बड़े ट्रक आते थे, उनके शीशे के ऊपर डी लिखा होता था। डी का तात्पर्य होता था कि डंप में जा रही है, तो उसको कोई पुलिस नहीं रोक सकती, कुछ नहीं कर सकता। कलेक्टर के नाक के नीचे इतना बड़ा अवैध उत्खनन हो रहा है, बगैर खदान सैंक्शन के चेन माउंटेन मशीनें चल रही, 400 गाड़ी पर डे रेता निकल रही है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? हम तो यही कहेंगे कि बारी खेत को खा रही, या दूसरा ये कह दो कि बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए दे दिया। भाजपा भीड़ जुटा के दिखा दे कैसे भीड़ जुटती है, भाजपा दिखा के देख तो रहे कि 4 मंत्री आ रहे और 2 हज़ार की भीड़ नहीं जुट पा रही। खनिज मंत्री हमारे यहाँ बिजेंद्र प्रताप सिंह हैं, सांसद जी विष्णुदत्त शर्मा जी हैं। इन्होंने खुद नहीं चाहा कि ये विवाद निपट जाए। नमस्कार, पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। जैसा कि आप सभी को विदित है, माहौल क्या है कि कार्यक्रम को लेकर जो प्रमुख नेता हैं और जो दावेदार हैं और जनता है, इन तक हम पहुंच रहे हैं और जान रहे हैं आखिर आपका माहौल क्या है, जिसको लेकर आज हमारे साथ जो विशेष अतिथि हैं श्रीकांत पप्पू दीक्षित जी, वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानेंगे आखिर पन्ना विधानसभा का क्या माहौल है। कांग्रेस के फेवर में माहौल है और पूरी पब्लिक परिवर्तन चाहती है। क्या लगता है आपको इस बार जिले में कितनी सीटें आएंगी और कैसे कांग्रेस? पन्ना जिले की 3 विधानसभा सीट कांग्रेस जीतेगी। जो जन आशीर्वाद यात्रा निकाली है, उसका क्या प्रभाव रहेगा? उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा, वो सामने दिख रहा है। पब्लिक भी उनके साथ नहीं खड़ी हो रही है और पब्लिक को ज़बरदस्ती सरकारी मशीनरी का उपयोग करके सेक्रेटरी वगैरह को दबाव दे के पब्लिक को जोड़ा जा रहा है। क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर आप ज़मीन में उतरेंगे और लोगों तक पहुँचेंगे? जो इनके विरोध में मुद्दे हैं, भाजपा के विरोध में, जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, इसको विरोध में इन मुद्दों को लेके हम कांग्रेस पार्टी। क्या ऐसा कारण है कि जैसे पन्ना विधानसभा से आप प्रमुख दावेदार हैं, क्या कारण है कि आपको कांग्रेस पार्टी आपको अपना प्रत्याशी बनाए विधानसभा को लेकर? हम लोग पैतृक कांग्रेसी हैं और कांग्रेस के लिए काम करते हैं। अभी बड़े 2-3 कार्यक्रम कर चुके हैं और हम लोग कांग्रेसी। हमारे पिताजी भी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, नगर पालिका अध्यक्ष रहे, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। हम लोग पैतृक कांग्रेसी हैं। मतलब व्यवसाय भी प्रबलता से हैं और आप राजनीति में क्या ऐसा करेंगे कि व्यवसाय के साथ साथ लोगों को भी रोजगार मिले? अगर कांग्रेस सरकार हमको प्रत्याशी बनाया जाता और हमारी विजय होती है तो हम यहाँ पे कम से कम 50,000 लोगों को रोज़गार देंगे और पलायन को रोकेंगे। 50,000 रोजगार एक बहुत बड़ी मात्रा होती है, कैसे आप दिला पाएंगे? यहाँ खनिज का भंडार है, खनिज के अलावा दूसरा रोज़गार का कोई साधन नहीं है, खनिज का दोहन होगा। खनिज के जो आप परमिटेड पट्टी बनाकर कैसे खदानें लगाकर कैसे देंगे? उनकी लिस्ट सैंक्शन कराएंगे, लिस्ट सैंक्शन कराने में मदद करेंगे और उसको फॉरेस्ट से बाहर करेंगे। अगर आपको टिकट मिलती है तो आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच उतरेंगे? क्या प्रमुख वादे तो बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार को दूर करेंगे, बेरोजगारी प्रमुख कारण है। क्या ऐसा आपको लगता है कि पन्ना विधानसभा में क्या प्रमुख चीज़ें हैं जो विकास होना चाहिए, जो अभी कमी है? मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, डायमंड पार्क होना चाहिए और ऐसे कई मुद्दे हैं, कई लोगों के हैं कि जिसमें रोज़गार के साधन ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध हों, ऐसे काम किए जाएंगे। बाकी जो हमारे कमलनाथ जी की 11 योजनाएं हैं, उस योजनाओं को लेके हम मैदान में जाएंगे। जो योजना है, महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, 500 रुपये का गैस सिलेंडर दिया जाएगा, 100 यूनिट बिजली माफ़ होगी और 200 यूनिट बिजली हाफ होगी। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन लागू होगी, किसानों को 5 हार्स पावर बिजली पंप दिया जाएगा, सिंचाई के पुराने बिल माफ़ होंगे
और 27% OBC आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। 12 घंटे सिंचाई बिजली दी जाएगी और जातिगत जनगणना का लाभ मिलेगा। किसान आंदोलन में के जो मुकदमे हैं वो हटाए जाएंगे। क्या लगता है आपको, जैसे भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी लाडली बहना उतार चुकी है, क्या आपकी जनता मानेगी इन बातों को? लाडली बहना के उसमें हम लोग नारी सम्मान वाला काम वो कर रहे हैं और नारी सम्मान में 1500 रुपये महिलाओं को मिलेंगे। वो तो खाली उज्ज्वला और लाडली बहना उसमें लोगों को 450 रुपये में सिलेंडर दे रहे हैं। हम लोग तो सभी महिलाओं को देंगे। मतलब कांग्रेस सब महिलाओं को? सभी महिलाओं को देंगे। आपने एक कार्यक्रम किया था जिगढ़ में, भारी मात्रा में लोग गए थे, कैसे पहुंचे थे वहाँ पे? सभी लोगों को टेलीफोन पे द्वारा सूचना दी गई थी कि हम एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं और सब लोग इसमें हल्ला बोल कार्यक्रम में शामिल हों। सभी लोग हल्ला बोल कार्यक्रम। क्या माहौल लगता है इस बार पन्ना विधानसभा? कांग्रेस आएगी। क्या ऐसा लगा आपको कि विधानसभा में क्या प्रमुख चीज़ें हैं जो बकाया है और यहाँ के जो राजनेता हैं क्या नहीं कर पाए, और क्या लगता है आपको ऐसे रेत का अवैध उत्खनन हुआ और अगर चीज़ें हुई? आम पब्लिक पूरी देख रही है कि रेत का कितना बड़ा अवैध उत्खनन हुआ है और किसके द्वारा हुआ है, पब्लिक पूरी जानती है। भारतीय जनता पार्टी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। इसके बदले में क्षमा यात्रा निकालना चाहिए। और वो क्षमा यात्रा इसलिए निकालना चाहिए कि इनके पूरे मध्य प्रदेश में बलात्कार कितना बढ़ रहा है, सभी लोग जानते हैं। करप्शन कितना बढ़ गया है और हर व्यक्ति 40,000 के कर्ज पे हो गया है। 3 लाख करोड़ से ऊपर का मध्य प्रदेश ने कर्ज ले रखा है। उसके बाद भी ये जन आशीर्वाद यात्रा को निकाल रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इनको क्षमा यात्रा निकालना चाहिए। क्या लगता है आपको कि आपने जो अपना प्रेस विज्ञप्ति दी उसमें कहा है पहाड़ी खेरा मार्ग का जिक्र किया, क्या है ऐसा पहाड़ी खेरा? पहाड़ी खेरा रोड जो बन रही है वो 1 साल से बन रही है, वो पूरी उखड़ी पड़ी है। वहाँ पे आवागमन बिल्कुल अवरुद्ध हो रहा है और जो निर्माण हो रहा है वो घटिया निर्माण हो रहा है। तो क्या करेंगे आप इसको आगे लेकर कि कैसे रोड सही हो जाए, या शिकायत करेंगे या आंदोलन करेंगे? कांग्रेस पार्टी ने ज्ञापन दिया है कि रोड का गुणवत्ता से कहाँ सुधारी जाए। अगर नहीं सुधरती तो कांग्रेस पार्टी जन आंदोलन करेगी। आज जो आपकी जन आक्रोश यात्रा आ रही है, तो जन आक्रोश यात्रा का अर्थ क्या है, किन मुद्दों को लेकर बात करेंगे? इनके जो भ्रष्टाचार है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, इनकी खाली कोरे भाषण, कोरे आश्वासन हैं, उनके विरोध में ये जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। जन आशीर्वाद यात्रा का कहीं कहीं विरोध भी हुआ? हाँ, बहुत जगह जन आशीर्वाद यात्रा का विरोध हुआ है और पब्लिक का समर्थन इनको प्राप्त नहीं हो रहा है। जन आक्रोश के लिए विश्वास है आपकी? हाँ, जन समर्थन प्राप्त हो रहा है। आपके जो कांग्रेस में ऑलरेडी गुटबाजी भी देखने को मिलती है, इसे कैसे निराकरण कर पाएंगे? कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। टिकट मांगने के लिए गुटबाजी है। इसके बाद जिसको भी टिकट मिल जाएगी गुटबाजी खत्म हो जाएगी। क्या लगता है, जैसे मान लो जो अगर पन्ना विधानसभा की बात करें तो ये परंपरागत भाजपा की सीट मानी जाती है। 1980 से लेके अब तक 67% लोगों ने भाजपा को वोट किया है, मात्र 37% लोगों ने कांग्रेस को वोट किया। 2023 में ऐसा क्या होगा कि आदमी को कांग्रेस को वोट करेंगे? इस समय पूरे मध्य प्रदेश में परिवर्तन का माहौल है और इनके झूठे भाषणों, कोरे आश्वासन से पब्लिक ऊब चुकी है। इसलिए पूरा परिवर्तन का माहौल है और कांग्रेस की गवर्नमेंट आने वाली है। आप भी आश्वस्त हैं? आपको टिकट मिलती है, क्या प्रमुख चीज़ें हैं जो करेंगे? कांग्रेस जीतेगी। और आप किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? फर्स्ट मुद्दा तो हमारा बेरोजगारी रहेगा, करप्शन रहेगा। और जो खदान देने की आपने बात कही, तो खदान कैसे, हीरा खदान में लेके NOC हीरा खदान के पट्टे भी दिए जाएंगे, पत्थर खदान के भी पट्टे दिए जाएंगे। यहाँ फॉरेस्ट का कोई इशू नहीं है, फॉरेस्ट का ज़बरदस्ती इशू है। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे राजस्व की ज़मीन है, फॉरेस्ट वाले अतिक्रमण किए हुए हैं और ज़बरदस्ती उसको फॉरेस्ट बता रहे हैं, जबकि वो फॉरेस्ट नहीं है। फॉरेस्ट में एक धारा होती है, धारा 4 का नोटिफिकेशन जो होता है, उसके अंतर्गत नोटिफिकेशन भी नहीं है। वो राजस्व की भूमि है और राजस्व पे खदान मिल सकती है। ग्रीन लाइन का क्या मसला है? बहुत लंबा विवाद। ग्रीन लाइन का कोई मसला नहीं है। इसको ज़बरदस्ती मसले को ग्रीन लाइन बनाए हैं। जब ज़मीन फॉरेस्ट में राजस्व से ट्रांसफ़र ही फॉरेस्ट के लिए नहीं हुई तो फॉरेस्ट में जाने का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब अगर ये निपटारा होता है, स्वाभाविक है रोजगार बढ़ेगा। कम से कम पन्ना में 50,000 आदमी पलेंगे और पलायन रुक जाएगा। तो अगर आपको टिकट मिलती है, सरकार आती है, तो आप ये हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि हर एक बेरोजगार व्यक्ति को 1 हेक्टेयर की खदान मिलेगी, जिसकी अवधि 30 साल तक के लिए होती है और उसकी एक नौकरी के बराबर होती है। उसकी लाइफ उसमें निकल जाएगी। क्या ऐसा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़े समय से कार्यकाल रहा, यहाँ पन्ना की जनता ने मंत्री भी दिए, मिनिस्टर भी दिए, कुसुम महदेरे जैसे मंत्री दिए, और इसके बाद बृजेंद्र प्रताप सिंह जो स्थानीय विधायक के मंत्री हैं, हमारे यहाँ पर सांसद भी हैं, मगर इसके बाद भी फॉरेस्ट और रेवेन्यू का विवाद नहीं निपट पाया?
खनिज मंत्री हमारे यहाँ ब्रजेंद्र प्रताप सिंह हैं, सांसद जी विष्णुदत्त शर्मा जी हैं। इन्होंने खुद नहीं चाहा कि ये विवाद निपट जाए, क्योंकि खनिज व्यवसाय से ऑलरेडी मंत्री जी का पुराना व्यवसाय है, उस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनको भी नियम कानून मालूम है। लेकिन उन्होंने मन से कभी ये सोचा नहीं कि हाँ लोगों को रोज़गार मिले और यहाँ के लोग पलायन ना करें। इस बात पे उन्होंने विचार नहीं किया। उनकी सोच ये थी कि यहाँ के लोग गरीब रहें और गरीबी में ही जीवन यापन करें, लोग पलायन करें। ये उनकी सोच थी। अगर ऐसी सोच नहीं होती तो यहाँ पे बहुत बड़ा रोज़गार का साधन खनिज बन सकता था और पर्याप्त मात्रा में खनिज का भंडार है और उसका दोहन हो सकता था। और यहाँ का पत्थर जो निकलता है वो विदेशों तक में जाता है और उसकी बहुत उच्च क्वालिटी का पत्थर माना जाता है। उसकी बाहर बहुत ज़रूरत है, परख है पत्थर की। उसके बाद भी यहाँ नहीं कर पाए, इसका कारण वही बता सकते हैं। मतलब सीधे सीधे आपका आरोप है कि अगर चाहते मंत्री तो वो कर सकते थे, या भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते तो कर सकते। जिसको नहीं करना तो वो फॉरेस्ट की आड़ ले लेता है, जबकि फॉरेस्ट इतना वो नहीं है कि फॉरेस्ट का कुछ है। फॉरेस्ट से भी ज़मीन निकल जाती है, लेकिन यहाँ सैकड़ों एकड़ ऐसी ज़मीन है कि जो फॉरेस्ट से बाहर है, फॉरेस्ट में भी नहीं है। फॉरेस्ट का केवल अतिक्रमण है और उसको ज़बरदस्ती मौखिक वन माने हुए हैं, रिकॉर्ड में वन नहीं है। वन उसको उसी को माना जाता है जिसका फॉरेस्ट में नोटिफिकेशन होता है। जब वो फॉरेस्ट का नोटिफिकेशन ही नहीं है, उसमें वन की धारा 4 के अंतर्गत वो अधिसूचित नहीं है, तो उसको वन में नहीं माना जा सकता। लेकिन फॉरेस्ट वाले ज़बरदस्ती अतिक्रमण किए हुए हैं, इसके लिए वो मंत्री जी हाँ तो जे चाहते तो निपटा सकते, मगर एक दिन का काम है, इसमें 4 दिन का भी काम नहीं, 1 दिन का काम है। बहुत से ऐसे हैं कि वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निकाला गया क्षेत्र है, उसमें भी 1 दिन का काम है। डिनोटिफिकेशन होना है, कलेक्टर डीएफओ बैठ जाए, 1 दिन में डिसाइड हो जाए। इतना लंबा कोई काम नहीं है कि जिससे काम खदानें नहीं खुल सकती। मतलब अगर आप या आपकी सरकार आती है तो विदिन 24 घंटे में आप इसको प्रोसेस में लाएंगे। 24 घंटे में क्या, 1 महीने के अंदर खदानें खुल जाएंगी। जब फॉरेस्ट है ही नहीं, माननीय एक्ट में केवल एक लाइन लिखी है कि खदान सैंक्शन करने के पहले ये सुनिश्चित करना है कि 1980 का उल्लंघन तो नहीं हो रहा। फॉरेस्ट की एनओसी कोई अनिवार्य नहीं है, उस केवल ये देखना है कि फॉरेस्ट नहीं है। हीरे में भी एनओसी की चर्चा करना है। पहले कभी हीरे खदान में एनओसी नहीं लगती थी, अब हीरे खदान में ज़बरदस्ती का पेच फंसा दिया गया कि एनओसी दिया, जिसमें आम पब्लिक अपनी किस्मत आजमाती थी। जो गरीब से गरीब लोग थे, अपनी किस्मत आजमाने के लिए खदान खोदते थे, उनको भी ये प्रतिबंध लगा दिया गया। क्या मानते हैं एशिया की प्रमुख खदान और भारत की इकलौती हीरा एनएमडीसी खदान वो क्यों बंद है? सब राजनीतिक कारण से। ये चाहते तो चालू करा सकते हैं। हाँ, चालू करा सकते हैं। गवर्नमेंट इनकी, स्टेट में गवर्नमेंट इनकी है, सेंट्रल में गवर्नमेंट इनकी है। ये चाहते हैं कि 15 दिन में चालू हो जाएगी। केवल लेटर देते हैं, केवल लेटर है, पत्राचार चलता रहता, सब अपनी अपनी रोटी सेकते हैं। और दरअसल पन्ना जिला है, यहाँ से मंत्री जी भी आते हैं और यहाँ अवैध उत्खनन की बहुत चर्चा रहती है। क्या है ऐसा कारण? अब यहाँ खनिज मंत्री हैं, खनिज मंत्री के नाक के नीचे अवैध उत्खनन हो रहा है। इसमें किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है कि अवैध उत्खनन कौन करा रहा है। ये पब्लिक पूरी जानती है कि अवैध उत्खनन किस कारण से हो रहा है। जब आपने भी कुछ दिनों में देखा होगा कि बड़े बड़े ट्रक आते थे, उनके शीशे के ऊपर डी लिखा होता था। डी का तात्पर्य होता था कि डंप में जा रही है, तो उसको कोई पुलिस नहीं रोक सकती, कुछ नहीं कर सकता। कलेक्टर के नाक के नीचे इतना बड़ा अवैध उत्खनन हो रहा है, बगैर खदान सैंक्शन के चेन माउंटेन मशीनें चल रही, 400 गाड़ी पर डे रेता निकल रही है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? हम तो यही कहेंगे कि बारी खेत को खा रही, या दूसरा ये कह दो कि बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए दे दिया। सीधे आरोप है, बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए दे दिया। और छोटी मोटी कार्रवाई भी होती है। अभी कुछ ही दिन पहले 8 से 10 ट्रैक्टर, वो छोटे गरीब आदमियों के फॉर्मेलिटी के लिए ट्रैक्टर पकड़ लिए जाते हैं। किसी का ट्रक नहीं पकड़ा गया होगा। छोटे छोटे लोगों को, जो गरीब लोग हैं बेचारे, अपना यापन करते हैं, कहीं से चोरी से रेता उठा के लाते, उनको पकड़ लिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए कितना बड़ा रेत का उत्खनन हो रहा है कि अरबों रुपए की बालू निकल गई, कोई पूछने वाला नहीं है। सोशल मीडिया में चल रहा, सब लग रहा, ऐसा लगता है कि इसमें मध्य प्रदेश के मुखिया तक इसमें शामिल हों, तब तो कोई आँच नहीं आ रही इसमें। और अगर आप छोटा सा गरीब आदमी अगर अपनी हीरा खदान में किस्मत आजमाने के लिए जाता है तो उसको पकड़ लिया जाता है, उस पर सारे नियम उस पर लागू कर दिए जाते हैं। सारे नियम उस पर लागू कर दिए जाते हैं। जिन्होंने बताया कि प्रमुख मुद्दा फॉरेस्ट का है। अगर जो खनन का दोहन होगा, अगर सरकार की मदद से होगा, तो लाखों लोगों को, हजारों लोगों को रोजगार होगा और पन्ना विकसित होगा। दरअसल आपके द्वारा जो प्रमुख रूप से देखा जाए 2 बड़े बड़े कार्यक्रम किए गए, काफ़ी मात्रा पर लोग आए, मगर लोग कहते हैं कि आपने उन्हें अन्य सोर्सों के माध्यम से जुटाया। कैसे लोग इतने सारे पहुँचे? जो भीड़ आई हमारी, वो आदमी अपने आप आए हैं, साधन जुटाए गए हैं। कोई भाजपा जैसे सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं किया गया कि उनके में जैसे सेक्रेटरी, सचिव, सरपंचों पे दबाव बना के पब्लिक जुटाई जाती है। पब्लिक अपनी इच्छा अनुसार आई है। साधन की व्यवस्था करनी पड़ती है। गरीब आदमी कैसे आ पाएगा? साधन जुटाना पड़ता है। पब्लिक आपके साथ है? पब्लिक हमारे साथ है।
क्या लगता है कि जैसे बोलो आपने हल्ला बोल कार्यक्रम किया तो कितने लोग आए थे, कैसे व्यवस्था? हल्ला बोल में कम से कम 10,000 लोगों की संख्या थी। और पन्ना में भी एक कार्यक्रम हुआ था बड़ा, उसमें भी 8-10,000 की संख्या थी। ये सभी अपने मन से आए। अपने मन से आए। भाजपा आरोप लगाती है कि मैनेज किया, बुलाए लोगों तो भाजपा भीड़ जुटा के दिखा दे कैसे भीड़ जुटती है। भाजपा दिखा के देख तो रहे कि 4-4 मंत्री आ रहे और 2-2 हज़ार की भीड़ नहीं जुट पा रही। हाँ, भीड़ नहीं जुटा पा रहे, भाजपा के पास भीड़ आ ही नहीं। आदमी परिवर्तन के मूड में है, इसलिए भाजपा में कोई होते, वो तो सरकारी सत्ता में होते हुए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके फॉरेस्ट वालों को, सचिव सेक्रेटरी को, सरपंचों को दबाव बना बना के भीड़ जुटा रहे, पब्लिक ज़बरदस्ती लेके आ रहे। पब्लिक कांग्रेस के साथ, पब्लिक कांग्रेस के साथ ही। ये थे हमारे साथ श्रीकांत दीक्षित जी, जिन्होंने बताया कि पन्ना में प्रमुख जो विवाद है फॉरेस्ट का उसे निपटारा होगा। निपटारे के बाद उसमें प्रमुखता से कार्य किया जाएगा और लोगों को प्रमुखता से रोजगार दिया जाएगा।